Namaskar, my name is Govind Meena. In this video, we studying class 7 civics chapter 3rd how the state government work यानी राज्य सरकार किस तरीके से कार्य करती है। हम सिविक्स के टेक्स्ट बुक में यूनिट 2 में स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से पहले हमने चैप्टर 2 में रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ को जाना था, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उसका हेल्थ में क्या रोल होता है उसको जाना था। इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के वर्क को जानेंगे, आखिर जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो अपने काम को कैसे करती है। ठीक, तो जो चैप्टर है ना हमने इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट होती है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो गवर्नमेंट के लेवल है इन इंडिया उसको जानेंगे, सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है। फिर जो हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसकी केस स्टडी देखेंगे पातालपुरम वाली, और उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पातालपुरम में जो घटना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। इसके बाद हम जो 4th पार्ट है उसमें जानेंगे कि जो एमएलए होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या विधायक या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं तो वो कौन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना 7th क्लास की, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की एक केस स्टडी दी गई है वो हिमाचल प्रदेश की दी है। लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक में ये सजेशन है कि आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट की ही जो केस स्टडी आपको लेनी है। तो जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है वो गुजरात स्टेट में है, इसलिए हमने जो केस स्टडी है ना वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ली है। इसके बाद जो हमारा पार्ट 6 है उसमें हम जो गवर्नमेंट किस तरीके से अपना काम को करती है उसको जानेंगे, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। लास्ट में हमने हमारी स्कूल में एक एक्टिविटी करवाई थी, हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। हमारी टेक्स्ट बुक के इस चैप्टर में जो एमएलए की डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो डिबेट हमारी स्कूल के बच्चों ने करी है। सो एक चीज़ और ये बता देता हूँ कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीन में लिखी गई डिटेल्स को पढ़ लें। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1 में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो एक प्रकार से गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट गवर्न्स अ कंट्री। इट डिसीजन एंड मेक्स एंड इन्फोर्सेज लॉ फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी एक प्रकार से जो गवर्नमेंट होती है ना एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो किसी भी कंट्री को गवर्न करती है, किसी भी नेशन को गवर्न करती है, यानी उसमें शासन करती है और लोगों के हित के लिए कानून बनाती है, उन कानून को लागू करती है और वेलफेयर स्कीम चलाती है। तो ये गवर्नमेंट की डेफिनेशन हो गई। ठीक, जैसे इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो वर्क हैं लोगों के लिए वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना है, हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, हमें एजुकेशन, जैसे हमारे लिए एजुकेशन की जो फैसिलिटी होती है ना उसको भी गवर्नमेंट ही डील करती है। इसके अलावा जो रोड बनाना, उनको तैयार करना, ये सब काम भी गवर्नमेंट के होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम भी गवर्नमेंट ही देखती है। जैसे एग्जांपल है कि जो गवर्नमेंट बसेज होती है, जो गवर्नमेंट चलाती है ना अपनी बसें, उनको इसके अलावा रेलवेज और जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, अहमदाबाद हुआ, तो इनमें मेट्रोज भी हैं, तो ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काम है। इसके अलावा देखो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, इसेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी बार बार व्यक्तियों को या लोगों को जीने के लिए ज़रूरत है। जैसे फूड आइटम में अनाज हो गया, ईडेबल ऑयल हो गया, इसके अलावा सब्जियां हो गई या फल फ्रूट हो गए, या फिर जैसे कि पेट्रोल डीजल, ये जो चीज़ें हैं ना तीन को भी जो गवर्नमेंट है ना इनकी प्राइस को फिक्स करती है कि इससे ज़्यादा नहीं बिकेगी, यानी कि इससे महंगी नहीं बिकेगी। ज़्यादा अगर महंगी हो जाए प्राइस तो उसको रिड्यूस करती है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों के लिए काम करती है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे देखो 2 पिक्चर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो जो सेंट्रल लेवल पे जो पूरे देश की जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है,
और जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगी ना तो वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हो सकती है। तो पहले पार्ट में हमने गवर्नमेंट को जाना। अब हम जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हम ये जानेंगे कि जो गवर्नमेंट का जो लेवल है इन इंडिया वो किस तरीके से है। तो देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, काफ़ी लार्ज एरिया है, तो उसको एक गवर्नमेंट से गवर्न करना इतना आसान नहीं है। यानी एक ही लेवल की जो गवर्नमेंट होगी ना वो पूरे देश को नहीं चला सकती। इसके अलावा भारत में कहीं ज़्यादा भाषाएं यानी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा कास्ट है, और बहुत दूर दूर के क्षेत्र भी रिमोट एरियाज़ हैं, तो उनको गवर्न करना, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी देना एक सरकार के बस की बात नहीं है। तो काम को आसान करने के लिए भारत में जो गवर्नमेंट है ना उसके 3 लेवल में उसको डिवाइड किया गया है। तो जो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसका जो हेड होता है ना वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक, तो ये पूरे जो नेशन है ना, पूरे नेशन की टॉप मोस्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल में जो गवर्नमेंट होती है ना वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। भारत में अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट है, तो सभी स्टेट की एक एक गवर्नमेंट है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना इसका जो हेड होता है ना वो होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक, इसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक, इसके बाद जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है ना वो सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये इसके भी 2 पार्ट हैं। जैसे विलेज लेवल में गवर्नमेंट होगी, तो विलेज लेवल में अगर गवर्नमेंट होगी ना तो उसका जो हेड होता है ना वो सरपंच होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई गवर्नमेंट है तो उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उसमें 6, 7 और जो 8 में जो सिविक्स की जो बुक है इसमें 3 साल में आपको तीनों लेवल की गवर्नमेंट पढ़नी है। जैसे लास्ट ईयर आपने 6th क्लास में लोकल गवर्नमेंट के बारे में जाना, किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन कैसे होते हैं, लोकल गवर्नमेंट अपनी वर्किंग कैसे करती है, लोगों का फ़ायदा कैसे करती है। इस साल हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हम जो स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्किंग है ना उसके बारे में जान रहे हैं। इसके आगे भी हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इस साल स्टडी करेंगे, यानी क्लास 7 में हम स्टेट गवर्नमेंट की स्टडी करेंगे। जब हम 8th क्लास में जाएंगे तो 8th क्लास में हम जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है ना उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो 3 साल में हम जो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसकी स्टडी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे गवर्नमेंट लेवल इन इंडिया। अब जो थर्ड पार्ट है, पहले तो आप जो वीडियो है ना इसको पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो पातालपुरम की जो स्टोरी है उसको रीड कर लीजिए। तो हमने जो पातालपुरम की जो स्टोरी है उसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन सामने आते हैं पातालपुरम की जो केस स्टडी उसको रीड करने के बाद। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज हैपनिंग इन पातालपुरम, यानी जो पातालपुरम है ना उसमें क्या हो रहा था। तो देखो, जब हमने पातालपुरम की स्टोरी को डिस्कस किया तो वहाँ पे पहली समस्या एक बात तो ये आई कि वहाँ पे अक्यूट वाटर क्राइसिस था, यानी वहाँ पे जल संकट था। दूसरी बात हमारे सामने ये आई कि जो जल संकट यानी वाटर क्राइसिस होने के कारण लोगों में डायरिया हो गया, यानी कि दस्त लग गई लोगों को। और जो ये जो डायरिया हुआ, इस डायरिया का सबसे बड़ा जो गलत प्रभाव पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा, चिल्ड्रन के ऊपर। इसके अलावा हमने इस केस स्टडी में ये भी जाना कि अकॉर्डिंग टू टीवी न्यूज़, जो टीवी न्यूज़ थी ना उस जगह की पातालपुरम की, तो उसने ये बोला कि जो 10 लोग थे ना वो किससे मारे गए, डायरिया से। यानी जो 10 लोग थे ना उनकी मृत्यु किससे हो गई, डायरिया से। अब एक तो पातालपुरम में साफ पानी नहीं है पीने का, डायरिया हो गया, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है ना वो भी ख़राब थी वहाँ की। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो पातालपुरम के जितने भी लोग थे ना वो सब इकट्ठा होके और जो एमएलए था ना पातालपुरम का उसके रेजिडेंस में चले गए और उसको घेर लिया। और लोगों ने आंदोलन करके ये बोला कि हमें अभी के भी हमारे जो पातालपुरम है उसमें जो हेल्थ सिचुएशन है ना जो ख़राब हुई है, हेल्थ की जो कंडीशन ख़राब हुई है उसको सुधारें। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमारा ये आया। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था ना, वाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस,
तो वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम इसलिए सीरियस थी अक्यूट वाटर क्राइसिस की। ये जो अक्यूट वाटर क्राइसिस है ना, ये प्रॉब्लम इसलिए सीरियस थी किसके कारण? पातालपुरम में डायरिया हो गया। डायरिया होने के कारण वहाँ पे लोगों की मौत हो गई। तो ये एक प्रकार से गवर्नमेंट का फेलियर था उस जगह में। उस जगह का जो एमएलए था ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका फेलियर था। एक्चुअली क्या होता है, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके अंडर ही आता है हेल्थ उस जगह की, वाटर भी उसके अंडर ही आता है। यानी जो वाटर का काम और जो हेल्थ का काम है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो लोगों ने इस तरीके से एमएलए का विरोध किया। फिर जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबाउ सिचुएशन एंड हु डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन, डिस्कस। तो देखो, जब कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी तो देखो, उसको सबसे पहले तो हमें दूर करना है हर हाल में। तो सबसे पहले तो हमें जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो पातालपुरम के लोगों को सप्लाई करना है किसी भी हाल में, चाहे वो टैंकर से आए या दूसरे तरीके से आए, ताकि लोगों को साफ पानी मिले पीने का। दूसरा, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पातालपुरम का एमएलए था ना, उसकी है, क्योंकि जो पातालपुरम का एमएलए था ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, उसमें हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो सारी जिम्मेदारी है ना, वो किसकी है? पातालपुरम के एमएलए की। तो इस तरीके से हमने पातालपुरम की जो स्टोरी को रीड किया। स्टोरी को रीड करने के बाद वहाँ की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि जो प्रॉब्लम वहाँ पे हुई, तो वो प्रॉब्लम की जो जिम्मेदारी है ना, वो किसकी है, यानी हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो जो जिम्मेदारी थी ना, वो एमएलए की थी। किसकी थी? एमएलए की। कहाँ के एमएलए की? पातालपुरम के एमएलए की। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पातालपुरम की स्टोरी को हमने जान लिया। जानने के बाद वहाँ पे एक शब्द आया, एमएलए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हु इज एन एमएलए, यानी एमएलए कौन होता है। तो देखो, एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में इसको विधायक भी कहते हैं, आपने सुना होगा, या फिर विधानसभा का सदस्य भी कहते हैं। तो ये एमएलए होता है। अब देखो, जो एमएलए होता है ना, इलेक्शन होते हैं हमारे स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है, यानी कि लोग उसको वोट देके चुनते हैं। देखो, वोट कौन देगा? जिसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा हो जाएगी। तो जो 18 या 18 से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति हो, वोट देगा। वोट देने के बाद वो किसी एमएलए को चुनेगा। तो जब वोट देने के बाद उसको इलेक्टेड किया जाता है एमएलए को, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लोगों को। तो आपने पातालपुरम में देखा होगा कि वो पातालपुरम के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके काम के लिए वो उस जिम्मेदारी उसी की थी। लोग किसके पास गए? एमएलए के पास ही गए। दीज एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा देखो, ये जो एमएलए होते हैं ना सारे, ये अलग अलग पार्टीज से होते हैं। जैसे कोई कांग्रेस से होगा, कोई बीजेपी से होगा, कोई समाजवादी पार्टी से होगा, कोई बहुजन पार्टी से होगा, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से भी हो सकते हैं, यानी अलग, या फिर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी से भी नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब देखो, जो एक प्रकार से हमें ये पता लग ही गया है कि जो एमएलए होता है ना, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक, अब देखो, हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपने सुना होगा कि जो एमएलए क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। तो देखो एमएलए हमें पता लग गया। लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया ना कि 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, तो इंडिया में 28 स्टेट है। सभी स्टेट की एक एक गवर्नमेंट है, और सभी जो गवर्नमेंट है ना, उसकी एक एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली प्रत्येक राज्य की एक होती है। जैसे ये जो बैठे हैं ना ये लोग, ये गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली है। किसकी? गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं ना, ये जो सबसे ऊंची चेयर में है, ये स्पीकर हैं।
यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने गुजरात के उसके स्पीकर हैं, इस तरफ जो गुजरात के सीएम बैठे हैं और इस तरफ विपक्ष के नेता बैठे हैं और मिनिस्टर बैठे हैं, तो इस तरीके से ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक, तो एक प्रकार से इसके अलावा देखो ये आपको पता करना है कि जो आपका जो एरिया है, मतलब आप जिस जगह से हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ का एमएलए कौन है। जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय जैतपुर में पढ़ाता हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय जो जैतपुर है ना, यहाँ की कंसिस्टेंसी जैतपुरी है। तो जो जैतपुर के जो एमएलए है ना, उनका नाम राधाड़िया जी हैं, श्री राधाड़िया जी। ठीक, इसके बाद हाँ, इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि जो एमएलए आपके एरिया में है ना, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने एमएलए के बारे में जाना। एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विधायक। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने एमएलए के बारे में जान लिया, बट जो एमएलए जो होता है ना, एमएलए और जो गवर्नमेंट होती है, मतलब जो एमएलए होता है ना, उसका क्या संबंध होता है गवर्नमेंट से या लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो देखो, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ डिस्कस करी थी कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इंडिया में 28 स्टेट हैं। ये 28 स्टेट है ये सारे, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब, हरियाणा, ये जितने भी स्टेट है ना, सबकी अपनी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब जो स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू कंसिस्टेंसी, अब देखो ये बड़ी काम की बात है। जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान है, तो ये जितने भी स्टेट है ना, ये किस में डिवाइडेड है? कंसिस्टेंसी में। तो देखो ये होती है बच्चों कंसिस्टेंसी। ये जैसे इसमें 11 नंबर, 150, 107, 100, तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ से एमएलए अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो इलेक्शन लड़ता है, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक, तो स्टेट किस में डिवाइडेड होते हैं? कंसिस्टेंसी में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमारी जो टेक्स्ट बुक में हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल है, तो जो हिमाचल प्रदेश है ना, उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है? 68। लेकिन हम गुजरात की केस स्टडी करेंगे तो गुजरात की जो एमएलए की काउंटिंग है ना, या एमएलए या कंसिस्टेंसी, वो है 182, जबकि राजस्थान में कितनी है? 200। तो इस तरीके से जो हर स्टेट है ना, वो किस में डिवाइडेड होता है? कंसिस्टेंसी में। तो देखो, सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी को ही जान लेते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी इज एन एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर टू देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो, जो जैसे हम इसको एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, तो जैसे 50 नंबर की जो ये 59 नंबर है, यहाँ पे 59 नंबर, तो एक कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ से अलग अलग पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो जाएगा, जो जीत के आएगा, वो उस कंसिस्टेंसी का एमएलए होगा। ठीक, अब देखो ये कंसिस्टेंसी होगी। अब इस कंसिस्टेंसी में इलेक्शन होंगे, जैसे गुजरात में 182 है, राजस्थान में 200 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है। तो इन सभी कंसिस्टेंसी में हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के लिए। तो अब इसमें एक वर्ड आता है मेजोरिटी। तो देखो, जब इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन होने के बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन लड़ने के बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, यानी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को टोटल कंसिस्टेंसी जो है उसका 50% अगर वोट मिल जाता है, यानी 50% सीट मिल जाती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी? मेजॉरिटी पार्टी। जैसे इसको सिंपल करते हैं। जैसे राजस्थान में 200 सीट है, कंसिस्टेंसीज है, जहाँ से एमएलए बन के आएंगे, तो इसका 100 सीट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाती है, 100 सीट या 100 से ज़्यादा सीट मिल जाती है, तो वो मेजॉरिटी होगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। जैसे गुजरात है, गुजरात में 182 सीट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 91 या 91 से ज़्यादा सीट मिल जाती है, तो वो मेजॉरिटियन पार्टी होगी। ठीक, तो ये हो गया मेजॉरिटी पार्टी। अब देखो, जैसे कोई पार्टी मेजॉरिटियन पार्टी
में उभरी, यानी सामने आई, कोई भी पार्टी हो XYZ। तो जब वो मेजॉरिटी पार्टी ही रूलिंग पार्टी होती है, यानी जब भी ये जो मेजोरिटियन पार्टी जो होती है ना, ये क्या करती है, जैसे इसको मेजोरिटी मिल जाती है ना, यानी 50% से ज़्यादा सीट मिल जाती है, यानी हाफ द नंबर ऑफ द टोटल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना, उनमें से जो सीट मिल जाती है, तो क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट। यानी जो गवर्नमेंट बना लेती है ना पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी में होती है, वो क्या होती है, रूलिंग पार्टी। ठीक, तो ये हो गई रूलिंग पार्टी। अब देखो, रूलिंग पार्टी में जितने मेंबर हैं उसके अलावा, यानी मेजोरिटी पार्टी में जितने एमएलए हैं उसके अलावा जितने भी जो मेंबर बचे हैं ना, ऑल अदर मेंबर, वो क्या बन जाएंगे, अपोजिशन। क्या बन जाएंगे, अपोजिशन, यानी विपक्ष में चले जाएंगे। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी हमारी क्लियर हो गई, मेजोरिटी हमारी क्लियर हो गई, रूलिंग पार्टी हमारी क्लियर हो गई और अपोजिशन भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर की मदद करने के लिए कौन होते हैं, मिनिस्टर। अब देखो, जो कोई भी एमएलए जो होता है ना, जब वो एमएलए बनता है तो एमएलए बनने के बाद जो रूलिंग पार्टी है उसमें से एक लीडर चुना जाता है। जैसे जिस पार्टी को मेजोरिटी मिल गई ना, जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई उसमें से एक लीडर को चुना जाएगा, और वही लीडर क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर। ठीक, जब चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो दूसरे लोगों को क्या बनाएगा, मिनिस्टर। यानी जो एक एमएलए है ना, वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, एक एमएलए मिनिस्टर भी बन सकता है। और जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं ना, वो करते हैं गवर्नर। गवर्नर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो किसी भी राज्य में अपॉइंट करती है। यानी कि हमारे जो 28 स्टेट है ना इंडिया में, सभी स्टेट में एक एक गवर्नर है। ठीक, तो ये हो गया एमएलए एंड गवर्नमेंट। चलो, जो अभी तक जो हमने हमारी जो टर्म थी इसमें कंसिस्टेंसी, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, इनको और आसान करते हैं। केस स्टडी लेते हैं गुजरात की। तो जो गुजरात है ना, गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुए थे 2017 में, 2017 में असेंबली इलेक्शन इन गुजरात 2017। तो देखो, गुजरात में जो टोटल सीट है ना, वो कितनी है, 182। यानी ये जो टोटल सीट है ना, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी। तो देखो, गुजरात डिवाइडेड इनटू 182 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक, तो ये हो गए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब देखो, जब इलेक्शन हुई 2017 में, तो जो बीजेपी थी ना, भारतीय जनता पार्टी, उसको कितनी सीट मिली, 99। और मेजोरिटी में आने के लिए कितनी सीट चाहिए, 50% सीट चाहिए। तो बीजेपी को कितनी मिली, 99, यानी 50% से भी ज़्यादा सीट। तो ये कौन सी पार्टी बनी, मेजोरिटियन पार्टी, यानी बीजेपी क्या बन गई, मेजोरिटी पार्टी। क्लियर। अब अगर बीजेपी मेजोरिटियन पार्टी बन गई तो ये सरकार भी बनाएगी, तो बीजेपी फिर क्या बनी, रूलिंग पार्टी, यानी कि बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना ली, और बीजेपी ने फिर अपना सीएम भी गुजरात के अंदर बना लिया। ठीक, अब देखो, ये जो 99 जो एमएलए हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी एमएलए हैं, 77 कांग्रेस के, 3 अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, 3 इंडिपेंडेंट पार्टीज़ के। तो ये जो 83 जो एमएलए हैं, ये क्या बन गए, अपोजिशन। यानी जो जितने भी 99 के अलावा जितने भी मेंबर हैं ना दूसरे, वो क्या है, अपोजिशन, यानी विपक्ष के एमएलए बन गए। 99 तो रूलिंग पार्टी के हो गए और 83 किसके हो गए, ओपोजिशन के। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये जो चारों क्वेश्चन हैं इनको कर दोगे। तो देखो, एक बार कर लेते हैं। हाउ मेनी कंसिस्टेंसी इन गुजरात। तो देखो, 182 कंसिस्टेंसी इन गुजरात, ये रही, ये देखो, ये 182 क्या है, कंसिस्टेंसी है। यानी यहाँ पे इतने एमएलए हैं, सिंपल भाषा में कहें तो कितने एमएलए हैं, 182 एमएलए हैं गुजरात में। ठीक, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी इन मेजोरिटी इन गुजरात असेंबली इलेक्शन 2017। तो देखो, मेजोरिटी में आने के लिए कितनी % सीट चाहिए, 50% सीट, यानी 91 सीट चाहिए गुजरात में जीतने के लिए। तो किस पार्टी को मेजोरिटियन पार्टी बोलेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी को हम मेजोरिटियन पार्टी बोलेंगे।
देखो थर्ड क्वेश्चन है, इज मेजोरिटेरियन पार्टी इज द रूलिंग पार्टी? हाँ बिल्कुल, जो मेजोरिटेरियन पार्टी है जिसके पास 50% से ज़्यादा सीट आई है वही तो रूलिंग पार्टी होगी ना, क्योंकि वही तो गवर्नमेंट बनाएगी। तो बीजेपी रूलिंग पार्टी भी और मेजोरिटेरियन पार्टी भी है। अब देखो ये लास्ट में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टोटल एमएलए इन अपोजिशन। अपोजिशन में जितने भी एमएलए गवर्नमेंट के अलावा बाकी बचे हैं ना वो किस में आ जाएंगे? अपोजिशन में। तो 83 जो एमएलए है ना वो किस में? अपोजिशन में, विपक्ष में है। ठीक, तो इस तरीके से हमने एमएलए को जाना, एमएलए क्या होता है। उसके बाद हमने एमएलए और वो जो गवर्नमेंट को फॉर्म करने में किस तरीके से काम करता है उसको जाना। ठीक, इसके बाद हमने गुजरात की केस स्टडी करी, यहाँ का जो इलेक्शन हुआ था गुजरात का असेंबली इलेक्शन 2017 में 2017 में, उसके आधार पे भी हमने ये जो वर्ड है कंसिस्टेंसी, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, इनको भी समझा। अब देखो सेम चीज़ यही है, वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। इसको आप वीडियो को पॉज करना है एक बार, सेम चीज़ वही है, कुछ भी नहीं है। ठीक, वीडियो को पॉज करके और एक बार आप इसको भी रीड कर लेना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट 6 की तरफ चलते हैं, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो ये बड़ा अहम सवाल है कि 28 स्टेट हैं, सभी स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। अब आपने देखा होगा कि गुजरात भी काफ़ी बड़ा स्टेट है, 6 करोड़ लोग रहते हैं। राजस्थान भी बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ भी 6-7 करोड़ लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 21-22 करोड़ लोग रहते हैं। तो बड़ा स्टेट है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो उनके लिए काम तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। तो ये जो गवर्नमेंट है ना, किस तरीके से काम करती है, तो ये अपने काम को आसान करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है। जैसे कि जो गवर्नमेंट है ना वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना रखा है रोड के लिए। इसके अलावा अगर किसानों की समस्या होगी तो उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है ना। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य हेल्थ से संबंधित कोई बात होगी, काम करना होगा गवर्नमेंट को, तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट है। अगर एजुकेशन रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है। क्योंकि जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेगमेंट में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है ना उसके क्या क्या काम होते हैं। उसके काम होते हैं ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है बच्चों जो पुलिस के द्वारा समाज के अंदर क्राइम को रोकना, शांति बनाए रखना, पीस मेंटेन करना, तो यही होता है लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा रोड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो ये जो इतने सारे काम होते हैं, तो इतने सारे कामों को करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है। जैसे कि उसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना दिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट बना दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को काम करने में आसानी हो जाती है। अभी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, उन डिपार्टमेंट में एक मिनिस्टर होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा ना वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर। और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी एक क्या होगा, मिनिस्टर। और आपको ये बात पता है ही सही कि जो एमएलए होते हैं वही मिनिस्टर बनते हैं। इसके अलावा देखो ये तो हो गया सरकार का काम करने का तरीका, लेकिन जो सरकार है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है हमारे लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो सरकार है ना हमारे ऊपर तोप नहीं है, ये हमारी सर्विस प्रोवाइडर है। यानी लोकतंत्र में हम इसको वोट देके बनाते हैं सरकार को। तो जो सरकार है ना वो हमारे लिए काम करने के लिए अकाउंटेबल है, हमें सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए अकाउंटेबल है। हमें ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे काम सरकार को करने हैं, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है। तो सरकार की हर हाल में हमें काम करके देना ही पड़ेगा, और अगर वो काम नहीं करती है तो हम सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। सरकार से की अकाउंटेबिलिटी ना उसको तय, जैसे उसकी जो अकाउंटेबिलिटी ना वो काम क्यों नहीं कर रही, उसको पूछने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली एक साथ मीटिंग होती है, ये देखो देखो इधर, जैसे ये लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग है,
तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग है, यहाँ सरकार से एमएलए क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने हेल्थ में कितना काम किया, आपका काम कितना बाकी है। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर सरकार उसका जवाब देती है। इसके अलावा लोग भी अपने क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो न्यूज़पेपर, मीडिया, टीवी चैनल, ये भी क्या करते हैं, सरकार से लगातार क्वेश्चन पूछते हैं और सरकार ने कितना काम किया और कितना काम बाकी है उसकी जानकारी लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। साथ ही साथ में बीच बीच में जो गवर्नमेंट या अपोजिशन जो होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करती है, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना उसका आयोजन करती है, यानी मीडिया को बुलाती है और मीडिया के द्वारा पूछे हुए जो क्वेश्चन है उसका जवाब देती है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है ना वो अपना काम करती है। ये होती है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, अब हम जो हमारा जो 7th पार्ट है उसमें हमने अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय आवर केंद्रीय विद्यालय जैतपुर स्टूडेंट्स, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें आपने जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें एक जगह आपने जो एमएलएज है ना उनकी डिबेट देखी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो सेम डिबेट हमने हमारे स्कूल के अंदर आयोजित करी। तो सबसे पहला जो काम था ना हमारा, तो हमने क्या किया, जो पातालपुरम है ना, पातालपुरम की जगह हमने हमारा जो जैतपुर है ना जहाँ पे हमारा स्कूल है उसको रख दिया। फिर जो प्रॉब्लम पातालपुरम में तो वो हमने किस में शिफ्ट करी, जैतपुर में। तो जो जैतपुर है ना उसमें वाटर क्राइसिस है, तो वाटर क्राइसिस होने के कारण जो जैतपुर है ना वहाँ पे डायरिया हो गया। डायरिया होने के कारण काफ़ी लोग परेशान हो गए। फिर अकॉर्डिंग टू टीवी न्यूज 10 पीपल डाइड इन जैतपुर, जो जैतपुर है ना तो जैतपुर में 10 लोगों की मौत हो गई। यानी हमने पातालपुरम की जगह किसको बना दिया, जैतपुर को। अब देखो जो रोल प्ले बाय जो क्लास 7 के जो बच्चे थे ना उन्होंने किस तरीके से इसको रोल को प्ले किया। तो देखो सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी थी ना उसमें पीपल मूवमेंट होता है, यानी जब जनता को पता लगता है ना कि ये चीज़ हो रही है, वाटर क्राइसिस है, लोगों की मौत हो रही है, तो लोग जो है ना जैतपुर के वो सड़कों में आ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं और बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो। तो जब लोगों का मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, तो उसको कवर कौन करता है, मीडिया। तो जो मीडिया ना वो इसको कवर करता है। फिर जैसे मीडिया कवर करता है तो सरकार को मजबूर होके और जो गुजरात विधानसभा है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसका सत्र बुलाना पड़ता है, यानी उसका सेशन बुलाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो स्पीकर होता है ना गुजरात का, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली को शुरू करता है। तो ये जो है ये स्पीकर है हमारी स्कूल में, इसने स्पीकर का रोल किया। अपोजिशन जो एमएलए आस्किंग क्वेश्चन टू द रूलिंग पार्टी, तो इस तरफ हमने अपोजिशन एमएलए को रखा, इस तरफ हमने रूलिंग पार्टी को रखा, यानी अपोजिशन के इस तरफ अपोजिशन के मेंबर थे, इस तरफ रूलिंग पार्टी के मेंबर थे। फिर जो पूरी जो डिबेट होती है, डिबेट में जो अपोजिशन है ना वो गवर्नमेंट से सवाल करता है, गवर्नमेंट उसके जवाब देते हैं, और फिर लास्ट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड कर दी जाती है, किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। और जब ख़त्म हो जाती है पूरी, तो लास्ट में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करी, यानी जिसमें रूलिंग पार्टी यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर और दूसरे जो मिनिस्टर थे उन्होंने जवाब दिए। साथ ही साथ में जो अपोजिशन था ना उसने भी अपने जवाब यहाँ पे लोगों के बीच में दिए। इसके अलावा हमने इस पूरी एक्टिविटी में स्लोगन और पोस्टर का भी यूज किया। ठीक, तो ये जो एक्टिविटी है इसका वीडियो 9 मिनट का है। मैं इस लेक्चर के साथ ही उस वीडियो को भी अटैच कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और अपने अपने स्कूल में भी इस एक्टिविटी को करवाइए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो चैप्टर है ना वो समझना और भी आसान हो जाएगा। फिर लास्ट में हम जो है ना इस चैप्टर को समराइज़ करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा। तो ये एक्टिविटी है जिसको आप देखना शुरू कीजिए। जिसके कारण पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। गंदे पानी से लोगों को डायरिया जैसी गंभीर बीमारी हो रही है और उनके कारण लोगों की मौत हो रही है। आज के विधानसभा सत्र में मैं जैतपुर की सारी घटनाएं रखने वाला हूं, जिससे जैतपुर की समस्या खत्म हो।
बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही का आयोजन प्रारंभ किया। धन्यवाद स्पीकर ने मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र जयपुर में पिछले 3 हफ्तों से डायरिया के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वो अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रखती है, पर ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं में वो सब बहुत फेल है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी निवेदन करता हूं कि वो इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करें। धन्यवाद स्पीकर मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब क्यों है, और मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि आप सरकारी अस्पतालों में सभी परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं करवाते, परमानेंट नियुक्ति करवाए। और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या का कैसे हल निकालेगी। धन्यवाद स्पीकर मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र गोंडल में पानी की बहुत विशेष कमी है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह पूछना चाहता हूं कि कितने पानी के टैंकर है जो आप पहुंचा रहे हैं, और कितने गांव, कितने कुएं और नदियां हैं जो आपने साफ करवाई है। मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मुझे लगता है कि विधानसभा में मेरे साथी समस्याओं को गलत तरीके से बता रहे। सरकार जयपुर की सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कार्य करती है। हम जयपुर की सारी जगह में पानी के टैंकर भिजवाते तथा डायरिया की समस्या से निपटने के लिए ORS के पैकेट भी बंटवाते हैं। हम सरकार अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश कर रही है। धन्यवाद स्पीकर मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि हमारे हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था बहुत ही खराब है। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, अस्पताल है तो मेडिकल स्टाफ की कमी है, और दूसरी जगहों पे तो हॉस्पिटल है पर मेडिकल स्टाफ भी है, पर क्या वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं। यह आज की सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसके कारण सारे लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सरकार इसका जवाब दे। धन्यवाद स्पीकर मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं स्पीकर मैम के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे विपक्ष के MLA हैं वो हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इससे पहले वाली सरकार ने इस समस्या पर कुछ ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वो आज भी बनी हुई है। परंतु हमारी सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं और सफाई के काम किए हैं, जैसे कि हमने सड़कों का सारा कचरा साफ कर दिया, गंदी नालियाँ साफ करवाई और पेयजल का पानी की भी व्यवस्था करवाई है। की नियुक्ति कब की जाएगी? जयपुर में परमानेंट डॉक्टरों की नियुक्ति बहुत ही जल्द की जाएगी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जयपुर में अस्पताल की स्थिति कब सुधरेगी? मैं पर्सनली जयपुर के सारे अस्पतालों में जाऊंगी और वहाँ पे मुआयना करूंगी। मुझसे जितना भी बन सकेगा मैं उतनी ही अस्पतालों की समस्या को सुलझाऊंगी। पेयजल मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस पेयजल समस्या का परमानेंट उपाय क्या है? इस पेयजल समस्या का परमानेंट उपाय यह है कि हमने एक प्लान बनाया है जो जल्दी लागू किया जाएगा, और जब तक ये प्लान नियुक्त या फिर काम में ना आए तब तक हम पीने का साफ पानी टैंकरों से भिजवाते रहेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि टैंकर पहुंच रहेगी। और मेरा दूसरा सवाल कि टैंकर की प्रस्तावना कब ज्यादा की जाएगी? जब तक पानी नहीं मिलता तब तक तो टैंकर होगा ही, और पानी मिलने के बाद भी हम ध्यान रखेंगे कि किस जगह पर पानी नहीं है और वहाँ पर भी साफ पानी की योजना करेंगे। मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप विपक्ष सरकार ने ये आरोप लगाया कि 3 से 4 किलोमीटर दूर महिलाएं पीने का पानी ले जाती है तो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए आपने क्या प्रबंध करवाया है? सरकार गाँव में पाइपलाइन बिछवाने का प्लान बना रही और नए बोरवेल और तालाब की भी सुविधाएं करने वाली है। जब तक यह कार्य की समाप्ति नहीं हो जाती तब तक गाँव में रोज पानी के टैंकर भिजवाए जाएंगे ताकि महिलाओं को तकलीफ न हो।
और ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? यह हम सरकार कोशिश करेंगे कि यह काम 2 या 3 महीनों में हो जाए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आगामी चुनाव को देखते हुए और आपकी सरकार की रणनीतियों को देखते हुए आपने क्या प्रबंध किया और व्यवस्था की है? हमने आगामी चुनावों के लिए इस मुद्दे को हम बढ़ चढ़ के फैलाएंगे और इस जो अभी की सरकार चल रही है और हम उस पर जीत प्राप्त कर अच्छी तरीके से सरकार में काम करेंगे। ठीक है। स्पेशल एक्टिविटी में जो प्रोजेक्ट क्लास के बच्चों ने दी है, ये लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाली प्रणाली है। इसमें सबसे पहले समस्या उत्पन्न होती है, जैसे किसी भी प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि वाटर क्राइसिस हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या दूसरी समस्या हो, तो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आंदोलन कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। सबसे पहले जैतपुर के जो लोग हैं और वहाँ के जो जन नेता हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल की और सरकार को इस चीज के लिए मजबूर किया कि वो स्पेशल सत्र को बुलाए। फिर विधानसभा में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया, उसमें विपक्ष की दलीलें भी हमने सुनी। किस प्रकार से विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया। फिर सरकार ने उसका जवाब भी दिया, क्योंकि क्या होता है, जो सरकार हम चुनते हैं ना, तो हमारे प्रति अकाउंटेबल होती है। जो मतलब सरकार जब चुन ली गई ना हमारे द्वारा, जब हम उसको वोट देके चुन लेते हैं, तो हमारे लिए अकाउंटेबल है। मतलब वो जो काम हमारे लिए कर रही है, अगर वो सर्विस हम तक नहीं पहुंच रही है तो वो सर्विस क्यों नहीं पहुंच रही है, उस क्वेश्चन को हम सरकार से पूछ सकते हैं। तो विपक्ष अपना काम करता है, सरकार भी अपना काम करती है। और अगर विपक्ष मजबूत होता है, यानी ओपोजिशन मजबूत होता है, तो सरकार और अच्छे से काम करती है। तो विपक्ष ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने प्रश्नों को सरकार के समक्ष रखा, सरकार ने फिर उसका जवाब दिया। साथ ही साथ में मीडिया के लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और जो चौथा पिलर होता है ना, वो मीडिया होता है। तो मीडिया ने भी अपना जो काम है वो बहुत बखूबी से किया। उसने भी सरकार से और विपक्ष से तीखे सवाल किए, जनता से संबंधित सवालों पर बात करी। अगर मीडिया सही तरीके से, इसी तरीके से अगर सरकार से क्वेश्चन करे और सही खबर को जनता तक पहुंचाए, तो हमारे जो काम है ना वो और भी आसान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो 7th क्लास के बच्चे उन्होंने एक्टिविटी को संपन्न किया और बहुत कम टाइम में, सिर्फ 2 पीरियड में इन बच्चों ने इस काम को कर दिखाया। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। थैंक यू। उम्मीद है आपको जो क्लास 7th के जो बच्चों ने एक्टिविटी करी हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा, काफ़ी पसंद आई होगी। इस चैप्टर में हमने जो सीखा वो ये था कि हमने ये जाना कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के लेवल इंडिया में क्या है, जैसे सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट। फिर पातालपुरम की जो स्टोरी थी उसको समझा और उसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की उसको जाना। उसके बाद हमने एमएलए को जाना कि एमएलए कौन है। इसके बाद हमने जो केस स्टडी थी वो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली की ली। ठीक लास्ट में हमने जो 6 पार्ट था हमारा, 6 पार्ट में हमने जो गवर्नमेंट किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू लोगों के लिए काम करती है उसके बारे में जाना। लास्ट में जैसा कि आपने अपनी थोड़ी देर पहले देखी होगी जो डिबेट एक्टिविटी हुई है हमारी स्कूल में, तो उसको भी हमने जाना। तो इस तरीके से जो इस चैप्टर में किस तरीके जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है उसको हमने जाना। लास्ट में एक क्वाट है, रोनाल्ड रीगन यूएस के प्रेसिडेंट थे ये पहले। इन्होंने कहा कि वी शुड मेजर वेलफेयर सक्सेस बाय हाउ मेनी पीपल लिव वेलफेयर, नॉट बाय हाउ मेनी आर एडेड। यानी हमने हमारे लोगों का कितना कल्याण किया, इसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन हमें इस आधार पे करनी चाहिए कि हमने कितने लोगों को अभी ऐड नहीं किया, यानी अभी कितने लोगों की मदद हमें और करनी है, कितने गरीब लोगों की सहायता में और करनी है। जब तक हम उन गरीब लोगों की सहायता नहीं कर देते, तब तक, जब तक उनका विकास नहीं कर देते, तब तक हमारा जो वेलफेयर, जो हमारा कल्याण है ना, जो सरकार का जो कार्य है वो अधूरा है। सो थैंक यू वेरी मच।